अलग अलग लोग, सॉरी आई शुड हैव प्रोबेबली वेटेड फॉर दैट, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं आज अपनी वेलबींग पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। और अगर हम वेलबींग की बात करें, जैसे हम प्लेनरी में भी कर रहे थे कि वेलबींग एक बहुत ही बड़ा डीप टॉपिक है, एंड सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है वेलबींग की वो डिफरेंट होती है, और ओवर टाइम लाइफ में वेलबींग क्या मायने रखता है, क्या अहमियत रखता है, वो भी हमारे लिए बदलता है। तो वेलबींग को थोड़ा सिंपली समझने के लिए हम लोग आज ये अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स में आए हैं, और अगले 40 मिनट के लिए हर ब्रेकआउट रूम में वेलबींग के किसी एक पहलू पे या एक थीम पे हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सो वेलकम एवरीबडी। इस ब्रेकआउट रूम के अंदर जो थीम हम पकड़ रहे हैं वो ये है कि जब यंग लोग सेफ स्पेसेस एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके वेलबींग पर क्या असर पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, चाहे टीचर्स हैं या काउंसलर्स हैं, जो यंग लोगों की वेलबींग पर काम करते हैं, वो ऐसे सेफ स्पेसेस कैसे बना सकते हैं यंग लोगों के लिए। तो ये एक मोटा मोटा मुद्दा है, एक थीम है जिस पे आज हम बात करेंगे। एंड इस पे बात करने के लिए वी हैव थ्री फैंटेस्टिक पीपल दैट आई हैड अ प्लेजर टू नो। हमारे तीन स्पीकर्स हैं हमारे साथ जो इस पे बात करेंगे। और पहले के 15 मिनट ऑफ कोर्स हम उनकी बातें सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इनसाइट्स सुनेंगे। एंड जैसे जैसे आप लोग सुन रहे होंगे, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सवाल आप लोगों के पास आएंगे, आपके दिल में, आपके दिमाग में आएंगे, जो आप अपने हमारे स्पीकर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सवाल चैट बॉक्स में डालिएगा, और किस स्पीकर के लिए वो सवाल है वो भी हमारे साथ शेयर करेगा। क्योंकि जब हमारे स्पीकर शेयर कर लेंगे, आखिरी के 15 मिनट हम ऑडियंस एंगेजमेंट भी करेंगे। तो हम आपके सवाल उठाएंगे और उन पे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर पाएंगे। तो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक इट्स टाइम दैट आई इंट्रोड्यूस हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं। सो या जो हमारी फर्स्ट स्पीकर है आसमा। वेलकम आसमा। आसमा के बारे थैंक में आसमा के बारे में मैं थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आसमा एक यूथ लीडर है जो करंटली आस संस्था जो इंदौर में है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अलग अलग संस्थाओं के साथ काम किया है और कम्युनिटी वेलफेयर पे उनका काम रहा है। आसमा को इंटरेस्ट भी है टीचिंग में, और इसीलिए वो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी किशोरियां हैं जो लर्निंग लॉस के थ्रू गई हैं कोविड के दौरान, उनको पढ़ाने की उनको पढ़ा रही हैं और उस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हैं। सो वेलकम आसमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारी दूसरी स्पीकर जो हमारे साथ आज जुड़ी है आस्था है। आस्था एक सेल्फ लीडरशिप एंड डायलॉग कोच है, जिन्होंने एक होम कमिंग प्रोजेक्ट अपना एक क्यूरेट किया है, फाउंड किया है, जिसका एम है टू रिटर्न आवर फैमिलीज टू बीइंग होम्स, द स्पेसेस दैट दे वर ऑलवेज मेंट टू बी। एंड आई थिंक उस आइडिया के साथ उन्होंने होम कमिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। वो उनको 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर एंड सोशल वर्क में। उन्होंने लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्रवा एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के अंदर काम किया है। उन्होंने ऐसे इंटरवेंशंस क्रिएट किए हैं और लीड भी किए हैं जो कि फोकस करते हैं यूथ लीडरशिप पे, और कैसे हम माइंडसेट शिफ्ट ला सकते हैं यंग लोगों के अंदर और हम सबके अंदर भी। सो वेलकम आस्था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तीसरी हमारी स्पीकर दैट हैव हैड द प्लेजर टू नो इज सज्जोत। सज्जोत एक साइकोलॉजिस्ट हैं एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट रही हैं अलग अलग संस्थाओं के लिए। अभी करंटली वो एक कंसल्टेंट हैं ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग प्रोजेक्ट्स अलग अलग संस्थाओं के साथ, जैसे कि इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वीरा हेल्थ एंड फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी। वो ह्यूमेन सोसाइटी इंडिया के साथ भी एसोसिएटेड है, जहाँ पे वो को डिलीवर कर रही हैं लीडरशिप प्रोग्राम फॉर पीपल वर्किंग इन द फार्म एनिमल सेक्टर। उनका ये बिलीफ है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट इक्विटेबल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड। आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू एंड बाकी सब कि आप लोग जुड़े हमारे साथ एंड यू आर गिविंग अस दिस टाइम। सो आई थिंक इस डायलॉग के अंदर थोड़ा और अगर हम गहराई से जाएं तो आई वुड रियली लाइक कि अगर हम ये शुरू कर सकें। एंड आई थिंक मेरा पहला सवाल आसमा आपके लिए होगा
आसमा, अगर आप मुझे ये बता सके कि एज ए यंग पर्सन आपने कैसे एज ए यंग पर्सन आप कैसे सेफ स्पेसेस के बारे में आपने जो सेफ स्पेसेस एक्सपीरियंस किए हैं उनके बारे में अगर थोड़ा बता सकें, और उन सेफ स्पेसेस का आपके खुद के वेलबींग पर और आपके जो आसपास के लोग हैं उनके वेलबींग पर कैसे असर पड़ा है, क्या इफेक्ट हुआ है, अगर थोड़ा हम सबके साथ शेयर करें तो इट विल बी रियली नाइस। थैंक यू सो मच अंजलि जी। मेरी खुद की वेलबींग पे ये असर पड़ा है कि मतलब मैं है ना पहले है ना मतलब मेरी जो गलती रहती थी मैं उस पर एक्सेप्ट नहीं करती थी। मेरा जो ईगो रहता था ना, मैं उसे मतलब कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि नहीं मेरी गलती कैसी हुई। बट मैंने जो टास्क करे उसके थ्रू मेरे को पता चला कि नहीं, अपनी जो गलती थी अगर अपन ने गलती मानी वहां पे, तो अपने खुद खुद पे भी एक मतलब अच्छे से दिल दिल में लगेगा कि नहीं हमारी ये गलती थी, और हमने एक्सेप्ट भी करी, और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और मेरी फैमिली पे ये असर आया है कि मैं पहले है ना कहीं जाती नहीं थी, बट जब से आज संस्था से जुड़ी हूँ, जब से फैमिली भी सपोर्ट करती है। मेरे है ना मेरी स्कूल लाइफ भी छूट चुकी थी 2 साल, जो कोविड-19 के कारण मेरी स्कूल स्कूल भी छूट गई थी। बट जब से मैं आज संस्था में आई हूँ, वहाँ पे क्लास ऑन अटेंड करी, वहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हूँ, उसके मतलब पेरेंट्स ने भी फिर सपोर्ट करा कि नहीं आप पढ़ो और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो जो बहुत सी ऐसी कठिनाई आई थी जिसके दौरान मेरी पढ़ाई भी छूटी, मैंने घर से कहीं जाना नहीं, कहीं पे नहीं रहना, सिर्फ घर में रहती थी। बट मेरे को फिर बाद में सबने बोला क्या नहीं ऐसा नहीं ऐसा, फिर हमने ना को या भी है ना टास्क वगैरह करे थे, तो उससे भी मेरा ईगो जो था उसमें समझ आया कि नहीं ईगो जो रहता है ना अपनी गलती को मानना चाहिए, ये सब। और मेरी जो कम्युनिटी में भी असर आया है कि मैं जॉब पे जाती हूँ तो लोग भी बोलते हैं घर पे आके कि नहीं आपकी लड़की जो है अच्छा काम कर रही है, इसे सपोर्ट करो, तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। मेरी कम्युनिटी की जो मतलब गर्ल्स थी, मेरी क्लास की गर्ल्स थी, उनके साथ हमने गेम्स भी खेले थे। जैसे मैंने आपको बताया था पानी वाला गेम्स था, जो बिना किसी हेल्प करे एक दूसरे को पानी पिलाएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही हम पानी पी सकते हैं, वरना नहीं पी सकते। तो मतलब उन लोगों को और मुझे भी ये पता चला कि एक दूसरे की अगर हेल्प करेंगे तो ही अपन आगे बढ़ सकेंगे। मतलब खुद से अपन नहीं बढ़ सकते कभी भी आगे, एक दूसरे की हेल्प करने से ही आगे बढ़ेंगे। जो मेरी क्लास की किशोरी बालिका थी, उसमें एक था कि नहीं मैं मेरा सामान क्यों शेयर करूं किसी को, मैं किसी को कुछ क्यों दूं, मैं किसी की हेल्प क्यों करूं। बट हम लोग ने 2 टास्क करे थे जो हमारी क्लास में हुए थे, तो उसमें एक गर्ल्स थी जो है ना अपना खुद का सामान किसी को नहीं शेयर करती थी, या तो अपना ना खुद किसी की मदद करती थी, कहती मैं क्यों करूं। बट है ना उसने उस दिन टास्क करा, उसके बाद मैंने उसमें जो बदलाव देखा, क्या वो है ना मोहल्ले में जा रही थी, बट है ना एक आंटी ने उसे बोला कि मुझे ये सामान ला दे। उसने उस टाइम है ना उनको लाके भी दिया, और मतलब इतने प्यार से बात भी करी कि जी आंटी मैं लाके दूं। तो मैंने उससे जब वो क्लास में आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे में इतना चेंजेस कैसे आया, और क्लास में आने के बाद भी गर्ल्स उनके साथ सामान शेयर करा। तो मुझे अच्छा लगा कि इस मतलब कैसे हुआ ये सब, तो मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि अपन ने जो टास्क करा था पानी वाला, टीचर अगर आप में इतना बदलाव आ सकता है तो फिर मुझ में क्यों नहीं। मैंने जो टास्क करा था मतलब एक दूसरे की अगर मैं हेल्प नहीं करूंगी तो कोई मेरी हेल्प कैसे करेगा। अगर मैं आज उनकी हेल्प नहीं करूंगी तो अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कैसे कोई हेल्प करेगा। और मेरी फैमिली की बात है कि इनमें चेंजेस तो आया है, बट आज मुझे है ना सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं कॉलेज में भी जा रही हूँ, और खुद के दम पे खुद की पढ़ाई भी कर रही हूँ, और आगे भी बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग आसमा। बहुत ही सुंदर सरल तरीके से आपका जो इतना टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, एंड इतना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एंड आपने इस स्पेस को वो वैल्यू किया, अहमियत दी, एंड हमें आपने वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि आप हमारे साथ ये शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। और जो मैं समझ भी रही हूँ आसमा, जो आप कह भी रही हैं कि जो ऐसे स्पेसेस थे, आस की वजह से जो आपको स्पेसेस मिले, अलग अलग स्पेसेस में जहां आप जुड़ी हुई थी,
उसकी वजह से आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अपने लिए, आपकी खुद की इमेज, आप अपने आप को कैसे देखती हैं, ईगो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, वो सब भी आप कॉन्शियसली देखने लग गए। आप अपने खुद के लाइफ के डिसीजंस लेने लग गए। है ना, आप खुद ने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है आगे, मैं कैसे पढ़ूंगी। एंड आई थिंक जब आप में वो बदलाव आए, आपने वो, आपके अंदर वो फिर से जो एजेंसी बाहर आई, आपके परिवार वाले और आपके कम्युनिटी में भी वो चेंज आया। आपकी जो लड़कियां थी जिनको आप पढ़ा रही थी, जो टास्क उन्होंने किए जैसे आप बता रहे हैं, उससे भी वो निकला कि कैसे वेलबींग का मतलब है कि सिर्फ खुद का वेलबींग नहीं, वेलबींग का मतलब है हम एक दूसरे का वेलबींग कैसे देखें, जो हमने शुरू में भी बात की थी कि सिर्फ इंडिविजुअल वेलबींग की बात नहीं है, ये कलेक्टिव वेलबींग की बात है। एंड आई थिंक उसकी वजह से जो रिश्ते भी हैं वो भी बदले हैं, आपके आपके परिवार के, आपके कम्युनिटी में। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड बस यही कॉन्वर्सेशन को अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं अबाउट सेफ स्पेसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से, हमारे एक यूथ प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा जानना चाहूंगी। और आस्था, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, और दो दो सवाल है मेरे आपके लिए। एक कि एज अ पर्सन, एज अ यूथ वर्कर जिन्होंने 10 साल से उससे ज्यादा भी यंग लोगों के साथ काम किया है, उनके लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए हैं, आपको क्या लगता है कि सेफ स्पेसेस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू द वेलबींग ऑफ अ यंग पर्सन? एंड मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो अलग अलग लोग, जो अलग अलग प्रोफेशनल्स यंग लोगों की वेलबींग पर काम करते हैं, जैसे थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, टीचर्स, उनके अंदर क्या कैपेसिटीज बिल्ड होने की जरूरत है ताकि वो भी ऐसे सेफ स्पेसेस क्रिएट कर सकें? थैंक यू अंजनी, आई होप मेरी आवाज क्लियर हो, अगर जी। ना हो तो प्लीज मुझे जरूर बता दीजिए। नहीं नहीं, एकदम। तो मैं ना शुरू यहाँ से करूंगी। ये मेरी टेबल पे ये मनी प्लांट रहता है हमेशा, और मैं इसको हमेशा अपने डायरेक्शन में घुमाती हूँ ताकि मेरे को इसकी पत्तियां दिखे। मैंने इसको खिड़की पे रखा हुआ है, पर मैं हर तीसरे दिन जब आती हूँ तो ये घूम के खिड़की की तरफ जा चुका होता है अपने आप, सो ऑन दी अदर साइड, क्योंकि इसको सूरज चाहिए, तो जहां जहां सूरज होगा वहां वहां पत्ती घूमेगी। मैं ये इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आपने पूछा सेफ स्पेस क्या करते हैं हमारे लिए। एज ह्यूमन बींग्स जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग तो एनिमल्स ऑफ द पैक है ना, हम तो सोशल एनिमल्स हैं, अलग से इंडिविजुअल है नहीं। इंडिविजुअल और कम्युनिटी में फर्क ही नहीं है, मतलब वो सेंस ही ऐसा है हमारा। तो हम ऐसे पैदा होते हैं, एंड उस वक्त हमारे लिए कम्युनिटी के साथ जुड़ना और वहां पे सुरक्षित महसूस करना बहुत जरूरी होता है। तो एक इंसान जो है वो एक सेंस के साथ में पैदा होता है कि मेरा ख्याल रखा जाएगा। एक बच्चा जब पैदा होता है, मैं ठीक हूँ, वो वेलबींग के साथ में पैदा होता है अपने अंदर, उस बिलीफ के साथ में। जिस तरीके से एक पेड़ हमेशा सूरज की तरफ जाएगा, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम वेलबींग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इंटरनली। बहुत सालों की कंडीशनिंग हमारे से ये विश्वास छीन लेती है, और हमें नहीं लगता कि हम विश्वास कर सकते हैं अपने परिवार पे, अपने टीचर्स पे, अपने दोस्तों पे, अपने देश पे, अपने समाज पे। वो ट्रस्ट चला जाता है, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो जाता है वो ये कि मुझे खुद पे फिर विश्वास नहीं है ना कि मैं ठीक हूं। तो सेफ स्पेस का मकसद क्या है? उस विश्वास पे वापस लेकर आना। सेफ स्पेस खाली फिजिकल सेफ्टी नहीं है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है मेरे अंदर, मतलब अणु अणु में, एक सेल में ये सेंस होना कि मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं, मैं जुड़ी हुई हूं एक पूरे समाज के साथ में, इस पूरी दुनिया के साथ में, जिसकी प्रकृति भी हिस्सा है, जिसका एक पूरा ब्रह्मांड भी हिस्सा है। तो सेफ स्पेस जब हम क्रिएट करते हैं, वो हम एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं जो आपको उस याददाश्त पे वापस लेके चला जाए जो आपके अंदर ऑलरेडी है। नया नहीं होता है सेफ स्पेस में कि आपको नया अनुभव करा रहे हैं सेफ्टी का, नहीं, हमको है वो अनुभव, हमको उस अनुभव तक वापस लेके जाना है। क्यों वो लाना जरूरी है? क्योंकि जब वो अनुभव मुझे अपने अंदर तक होता है तो मैं उसको और खोजना चालू करती हूँ अपनी जिंदगी में ना, अपने बाकी स्पेसेस में खोजना चालू करती हूँ। मुझे अपने ऊपर जब विश्वास होता है तो मेरे अंदर आगे जाके चुनौतियां से जूझने के तरीके बदल जाते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। तो एक थोड़ा सा बेसिक मैं सेफ स्पेस पे बात करना चाहती थी, बिकॉज कभी कभी एक बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, सेफ स्पेस क्या है, ये नया कुछ वर्ड बन गया है सेफ। सेफ स्पेस इज जस्ट दैट, इट्स जस्ट
हमारे सारे स्पेसेस सेफ होने चाहिए। आइडियली कुछ नया क्रिएट होने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार सेफ होने चाहिए, स्कूल सेफ फील होने चाहिए, काम की स्पेसेस सेफ फील होने चाहिए, हर इंटरेक्शन में वो महसूस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो हम उसे एक्टिवली कैसे क्रिएट कर पाए। तो पहला तो ये है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस व्हेन आई वाज वर्किंग विद यंग पीपल में रहे हैं, जहाँ पे एक सेफ स्पेस क्या क्या कर पाती है। तो एक सेफ स्पेस जो है वो आपको उतना शायद कॉन्फिडेंस दे पाए कि आप ऐसे चर्चाएं उठा पाए अपने घरों में और अपने दोस्तों के साथ, जो करने में शायद आपको सुरक्षित नहीं महसूस हुआ हो ना। सो फॉर इंस्टेंस देयर वाज एक बहुत ही प्यारा सा इंटरवेंशन हम लोगों ने शुरुआत करी थी जब दिल्ली में दंगों का माहौल था, बहुत पोलराइजेशन थी, समझौतों करके। वहां पे मकसद क्या था, डायलॉग कर पाए। अब उनको यूथ को डायलॉग नहीं सिखाना मकसद था, मकसद ये था कि वो डायलॉग के अंदर सेफ्टी है वो कैसे महसूस हो जाए दोबारा। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि देन आई थिंक एक सेफ स्पेस क्रिएट होता है। हाँ अंजनी वाज सेइंग सॉरी, समथिंग। हाँ, आपका 30 सेकंड्स के लिए एक बार रुक गया था। तो आपने जो लास्ट के 30 सेकंड्स बोला, अगर आप वो रिपीट कर दें तो। अबाउट समझो तो। हाँ, कि आप, हाँ, डायलॉग के बारे में जो आप कह रही थी। हेलो, आस्था, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई स्टिल ब्रेकिंग अप? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है। आई थिंक द इंटरनेट डज नॉट वांट मी टू टॉक अबाउट डायलॉग। तो मैं बेसिकली ये बोल रही हूँ कि हम डायलॉग की स्पेसेस क्रिएट करने की कोशिश करते थे, पर उसका मकसद ये नहीं था कि हम डायलॉग करना सीख जाए। वो तो उसका वो नहीं होता, आफ्टर इफेक्ट है, अपने आप सीख जाओगे डायलॉग करना। डायलॉग करते समय, बातचीत करते समय सुरक्षित जब महसूस होता है ना, तो आप डायलॉग करोगे। तो हम समझौतों के थ्रू ये करने की कोशिश करते थे। उसी दौरान हमारे साथ में एक युवा थी जिसने ना सिर्फ डायलॉग उठाया, बल्कि अपने परिवार में जाके उन मुद्दों पे बातचीत चालू कर दी जो मुद्दे उसको भी नजर नहीं आते थे पहले। हाँ, तो चाहे उसमें कास्ट हो, ये रियलाइज करना मेरी फैमिली में कोई दूसरे कास्ट से, उनके साथ तो अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अपनी मम्मी से सवाल पूछना कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं। फिर जब कोविड आया तो ये रियलाइज करना कि अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, हाँ मुश्किल हो रही है मुझे, लेकिन फिर भी सुरक्षित हूँ। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनका खाना पानी छिन गया है, तो एज फैमिली हम क्या कर सकते हो। तो उसने परिवार के साथ में जुड़ के, उसने कोविड के बीच में कैसे कम से कम लाख रुपए का, ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रही हूँ, लाख रुपए इकट्ठे करके उसने पूरा वो करवाया था। शी इज 19 ईयर ओल्ड, जो घर से बाहर भी नहीं निकली उससे पहले। आई थिंक इट्स जस्ट वो सेंस ऑफ ट्रस्ट और सेफ्टी जब बिल्ड होता है ना यंग पर्सन के अंदर, तो वो अपने आप निकल के आता है। हम आसमा का एग्जाम्पल ले लें, आसमा कहीं पे भी इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलबींग अलग नहीं बोल रही है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन हम अपने आप को समझने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हमारी वेलबींग है ही क्या, कम्युनिटी से अलग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अकेले क्या वेलबींग है मेरा, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली वो कम्युनिटी जिसमें हर इंसान दुखी पड़ा है, उसकी क्या कलेक्टिव वेलबींग हो रही है ही नहीं। तो आई थिंक वो लाइन ही ब्लर हो जाती है जब आप अपने आप को उस रिलेशनशिप में सेफ महसूस करने लगते हो। एज ह्यूमन बींग्स वो रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ बिट अबाउट सेफ स्पेसेस। एंड आई ऑल्सो हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ हम क्रॉस कल्चरल ग्रुप्स को गांव गांव में लेके गए हैं, 3 महीने लोग रहे हैं। लोगों ने अपने जितने जिंदगी के फैसिलिटीज हैं छोड़ दिए, आराम छोड़ दिए, परिवार से अलग रहे हैं। उसके बाद भी कितने लोग हैं जो वापस आके बोलते मुझे नहीं पता वो सूरज था कि मिट्टी थी कि खाना था कि पता नहीं क्या था, पर मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि पता नहीं कहीं से जिंदगी वापस आ गई। आई फील अलाइव। एंड आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, क्या किया हमने, ऐसा क्या हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मेंटल इलनेसेस जो थे ना उनको एड्रेस करने के तरीके ढूंढ लिए, लाइफ में होप उनके वापस आ गया। एंड हमने ऐसा क्या किया, मेरा गेस है, आई मीन मैं गेस बोल रही हूँ बट आई ट्रूली बिलीव कि शायद यही था कि सबसे बड़ा जो काम करता है सेफ स्पेस में वो है कनेक्शन। मेरे को ये महसूस होना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ बाकी लोगों के साथ में। दैट्स द फर्स्ट थिंग। आप कैसे वो कनेक्शन महसूस कर सकते हो, तो आप एजुकेटर्स हो, पेरेंट हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा है इनेबिलिटी फॉर कंपैशन, खुद के प्रति देख पाना। हम आज से करेज की बात कर रहे थे, आई वुड से करेज विदाउट कंपैशन इज नॉट करेज, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। साथ में आते हैं दोनों। अपनी तरफ उस नजर से देखना जिस नजर से आप किसी और की तरफ देखना चाहोगे जब वो परेशान हो, मुश्किल में हो,
ना, वो कंपैशन अपनी तरफ आना वो बहुत जरूरी है, और हम लोगों को सीखना कि हम वो कैसे करें। एंड तीसरा जो है वो है क्यूरियोसिटी, जस्ट फाइंड आउट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। दोज आर द 3 थिंग्स दैट आर वेरी इंटेग्रल टू अ सेफ स्पेस। जब ये 3 चीज हम कर पाते हैं तो तीसरे 3 और सी निकल कर आते हैं। एक होता है क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता जिसको हम कह सकते हैं, दूसरा होता है कम्युनिटी, एंड तीसरा होता है कोलैबोरेशन और क्रिएशन। ये 3 चीजें और साथ में बनती है, तो इसे 6 सी मिलके सॉर्ट ऑफ स्पेस, सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। एंड एज स्पेस होल्डर्स देयर आर 3 मेन पॉइंट्स। सबसे पहला, हम ये कैसे कर सकते हैं, हमको अपनी वेलबींग पे काम करने की जरूरत है। हमारा घड़ा खाली होता है ना, हम पानी नहीं पिला सकते किसी को, ये फंडामेंटल है। हम में खुद में एम्पैथी नहीं है, हम नहीं देख सकते। एंड आई हियर दिस रिपीटेडली कि जो सेक्टर में लोग हैं वो बर्नड आउट है। हमें वो क्या बोलते हैं, एम्पैथी फटीग हो रहा है रिपीटली। क्यों हो रहा है एम्पैथी फटीग? इसलिए नहीं कि आप ज्यादा एम्पैथी दे रहे हो, इसलिए कि आप ले नहीं रहे हो। आपकी वेलबींग कहाँ है और आपके लिए एम्पैथी कहाँ है? सो आई वुड आस्क एवरीबडी, हम में से कितने लोग हैं जिनका कोई रिचुअल है वेलबींग से रिलेटेड? क्या करते हैं हम अपनी वेलबींग के लिए एक्टिवली, अपार्ट फ्रॉम मिल लेते हैं दोस्त को, एक क्या कर लेते हैं हम अपनी वेलबींग के लिए? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट नोटिसिंग, हैविंग सम प्रैक्टिसेस दैट ग्राउंड अस हमारी वेलबींग के लिए, वो पहला है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम अपने यंग लोगों को सिखा भी नहीं सकते, उनको मदद भी नहीं कर सकते। तो ये है। दूसरा, लोगों की वेलबींग, स्पेशली यूथ की वेलबींग को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है जो फिक्स करना है। आई थिंक ये थोड़ा सा वो भी होता है सोशल सेक्टर में, स्पेशली हम लोग को ना बहुत प्रॉब्लम फिक्स करने का कीड़ा लग जाता है। तो इट्स ऑल्सो गुड टू रिमेम्बर, हम प्रॉब्लम के बाहर नहीं है ना जो उसको जाके फिक्स करेंगे, वी आर पार्ट ऑफ इट। सो वी आर ऑल फिगरिंग इट आउट टुगेदर इन पार्टनरशिप विद यंग पीपल। लुकिंग एट दैट पार्टनरशिप इज द सेकेंड वन। यंग पीपल आर नॉट आवर प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हम सबकी वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर वो लोग हैं। So that's the second one. And the third one is institutionally. हमारे schools हैं, programs run करते हैं, mental health curriculums वगैरह हम लोग run कर रहे हैं। I would also suggest teachers. उनकी वेलबींग के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सारी ट्रेनिंग टीचर्स को देते हैं बच्चों के लिए, टीचर्स को उनके लिए क्या मिल रहा है? that would be very important. फैमिलीज में जब हम काम करते हैं तो हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं कि वो बच्चों के साथ में कैसे डील करें, पर पेरेंट्स के लिए क्या, like what is it for them? एंड देयर वेलबींग इज सो सिग्निफिकेंट ना। एज ए टीचर एंड पेरेंट, अगर मेरा वेलबींग मुझे नहीं लगता मैं उसके लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो वो सब प्रोजेक्ट होगा सामने मेरे जो यंग पर्सन है उस पर। पावर है ना मेरे पास, तो जब पावर होती है और पावर को संभालने के लिए वही ना वेलबींग नहीं है, तो फिर वो बाहर निकलेगा एज ऑपरेशन, सप्रेशन। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेटर्स के लिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, दे आस्क अस हमारा वेलबींग का कल्चर क्या है हमारी संस्था में। That's an important question. और अगर हम उसको अपहोल्ड कर पाएंगे ना, तो वेलबींग इन आवर प्रोग्राम्स विल फ्लो। देन इट विल नॉट बिकम ABC चीज कर लो तो वेलबींग हो जाएगा यंग लोगों। I think those were 3 things I wanted to largely say, and then I'll wait for questions. Thank you so much for sharing, Astha. Again, I feel कि इतने सालों का experience to combine it in 4 minutes and speak इतने simply कि I think हम सब connect कर पाए is really beautiful. I think बहुत सारे ऐसे important points निकल के भी आए। I really like जैसे आपने बोला भी that safe spaces का power इसलिए होता है not because वो कोई नए experiences create करते हैं, they help them just feel safe, that feeling of safety जो already अंदर है उसी को बस वापस लाना is the power of a safe space. And आपने जो ये भी बोला था कि एक्चुअली हमें सेफ स्पेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और हमारे खुद के एग्जिस्टिंग स्पेसेस में हम कैसे बनाएं, उनको ही कैसे सेफ स्पेस बनाएं, इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशन आई थिंक डेफिनेटली जो उठाने की जरूरत है। एंड जो आपने बताया कि ऑफ कोर्स देयर इज नो सिंपल रूल कि ऐसे ही सेफ स्पेस क्रिएट होता है, यही फॉर्मूला है सेफ स्पेस क्रिएट करने का, बट जो आपने 6 C's बताए है ना, कि देयर इज दैट आइडिया कि अगर कनेक्शन फील करें कि आई एम नॉट अलोन इन दिस, है ना, वी आर नॉट अलोन इन दिस, कंपैशन अगर फील करें, क्यूरियोसिटी फील करें, तो ऑफ कोर्स द क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन जो आप अभी शेयर करी थी विल कम आउट एंड दैट विल इम्पैक्ट हमारा वेलबींग। सो आई फील दैट दैट्स रियली ब्यूटीफुल कि आपने इतनी सिंपल तरीके से हम सबके साथ शेयर किया। एंड आई थिंक रियली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी कि एज प्रैक्टिशनर्स हम सेफ स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विच इज टू फोकस एक तो हमारे खुद की वेलबींग पे, देन नॉट सीइंग यंग पीपल एज अ प्रॉब्लम कि उनका वेलबींग फिक्स करना है,
एंड जस्ट मेकिंग श्योर दैट पीपल इन पावर जो हैं, जो अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो यंग लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, दे देमसेल्व्स नीड दैट ट्रेनिंग. सो आई थिंक जस्ट इट्स लाइक पूरी दुनिया आपने एक साथ बस डाल दी. एंड आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल होगा हम सबके लिए, ये वापस ले जाना अपने खुद के काम में और अपने पर्सनल लाइफ में भी. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आस्था. आई फील जस्ट टेकिंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड कि प्रैक्टिशनर्स कैसे सेफ स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं. I think just coming to Sarjot ji, आपके साथ just a question कि as someone जो एक काउंसलर हैं, वेलबींग एक्सपर्ट हैं, जो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हैं, आपने ऐसे क्या अप्रोचेस या एटीट्यूड्स अडॉप्ट किए ताकि आप सेफ स्पेसेस क्रिएट कर सके विद इन दीज सिस्टम्स दैट यू हैव ऑपरेटेड इन? अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर सके. Thank you so much, Anjani. I think you're able to hear me well, right? Yes, absolutely. So, मैं सबसे पहले इसी से शुरू करना चाहूंगी जो अपर्णा भी बोल रहे थे, because अपर्णा is also a practitioner, right? And she is also into educational institutes. तो देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर हमें बीमार नहीं होना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, राइट? और इम्यूनिटी के लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, बड़ी सिंपल सी चीजें. जब भी एक फिजिकल हेल्थ की बात आती है, वी वांट टू वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी. कोविड के समय भी हमने यही देखा था, कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़े ताकि हमें कोरोना उस तरह से अफेक्ट ना करे. सिमिलरली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स एज इट इज तो हमें दिखते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा उसको इम्प्रूव कैसे करें, वो हमारे लिए इट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग गेम फॉर अस कि अब क्या करें मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए. और जब हम ये सोचने लगते हैं, तो जैसे अभी आपको अपर्णा ने एक डायमेंशनल अप्रोच के बारे में बताया, तो आज की जो ये सदी है इसमें हम लोग किसी को डायग्नोज पे एक धब्बे पे नहीं डाल रहे हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है. सबसे पहले तो हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा. ये वर्ड्स बहुत लूजली यूज होने लगे हैं. इसी वजह से जो हमारा ये डायमेंशन है, जो वो दो छोर की बात कर रही थी कि एक तरफ बीमारी है और दूसरी तरफ हमारी खुद का स्वास्थ्य है, उसके बीच में एक डिस्ट्रेस का जोन भी आता है. और हर कोई जाता है उस चीज से, क्योंकि हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू है. हमारी जिंदगी का पहलू सिर्फ काम नहीं है, रिश्ते भी हैं और भी बाकी सारी चीजें हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना, हम कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है और एक काउंसलर भी हो सकता है. मैं जैसे बताती हूँ, मेरे को भी कोरोना के समय आई टुक सम सपोर्ट, आई टुक हेल्प बिकॉज माय मदर वाज गोइंग थ्रू अ कैंसर ट्रीटमेंट एंड आई माय सेल्फ वाज गोइंग थ्रू समथिंग. तो सबसे पहले हमें इसको ये नहीं बना देना है कि क्योंकि तुम एक हेल्थ प्रैक्टिशनर हो तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता. ये सबसे पहले बहुत दिखाया जाता है, राइट? वो नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है दूसरी चीज, एक और चीज है, हमें इसको एक फर्स्ट एड के तौर पे सोचना चाहिए. जैसे एक फिजिकल फर्स्ट एड होता है, तो एक टूल है हमारे यहाँ जो अपर्णा ने बात करी डायमेंशनल की. अनदर टूल इज साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में होता है मेंटल हेल्थ क्वांटिनम. वो मेंटल हेल्थ क्वांटिनम एक इंसान को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई बहुत खराब बीमारी भी है तो भी तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है. अगर तुम्हें बाइपोलर भी है तो भी तुम्हें बहुत मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई बीमारी ना हो पर तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य तब भी खराब हो सकता है. क्योंकि जैसे आस्था बोल रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हाथ में ही है. और अगर मैं भी अपने ऊपर नहीं काम करूंगी तो मेरा भी कोई यूज नहीं है कि मैं लोगों को कितना बोलती हूँ या क्या करती हूँ. जी. इसी से आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने ऐसा यूथ के साथ क्या किया, तो एक सिस्टमिक तौर पे सबसे पहले तो ये समझना. अब जैसे मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं आपका. मेरी एक स्टूडेंट थी कुछ समय पहले, स्टूडेंट नहीं, एक आई ऑलवेज कॉल देम कलीग्स ओनली. तो मेरी एक कोलीग थी जो मुझसे पूछी कि शी हैड सम पैनिक इश्यूज और एंड ऑल दैट. तो जब वो हेल्प ले रही थी मेरी, और थोड़े समय में जब वो ठीक हो गई, जाने लगी, अपनी जर्नी खत्म करने लगी इंस्टीट्यूट से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अब मुझे क्या करना चाहिए. थोड़ा सा हेजिटेंट भी थी कि कहीं ये दोबारा हो गया तो मैं क्या करूं या कुछ ना करूं.
और वो सोच रही थी। तो सो ऑब्वियसली आई टोल्ड हर कि ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हेल्प तो आप लोगे ही, पर मुझे लगता है आपकी जो भी बेहतरी हुई है वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुई है कि आपके लिए एक काउंसलर अवेलेबल था। जैसे आपकी फैकल्टी ने आपके साथ ट्रीट किया, तो इन ISDM वी रियली बिलीव इन डेवलपिंग रिलेशनशिप, एक रिश्ता बनाना हर एक चीज के साथ, और सिर्फ फैकल्टी के साथ ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग एक और चीज कोशिश करते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति स्टूडेंट को सपोर्ट कर सके, स्टूडेंट हेजिटेट ना करे अप्रोच करने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है हम पूरी तरह से सक्सेसफुल तो कभी नहीं हो सकते पर हाँ, ये एक चीज है जो हम करते हैं और उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो सिर्फ एक काउंट, और कितनी बार तो हमारे यहाँ भी एक काउंसलर के पास जाना भी, तो काउंसलर या कोच के पास जाना भी तो एक स्टिग्मा है ना। तो वो स्टिग्मा भी नहीं ब्रेक करते हैं, तो कैसे हम इसको एक नॉर्मल बना सकते हैं कि यार तुम्हारा कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, आप फिर भी जा सकते हो। और वो सारी चीजें सिर्फ स्टूडेंट को बोलने से नहीं होता, कैसे टीचर्स, कैसे प्रोफेसर्स, कैसे बाकी सारे एकेडमिक टीम, नॉन एकेडमिक टीम सपोर्ट करती है। अगर तुम्हें कुछ उन्हें, अच्छा जाओ जाके बात कर लो, या हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, कैन वी मेक यू फील कंफर्टेबल समहाउ। जैसे अगर किसी को पैनिक हो रहा है, विच इज वेरी नेचुरल, बहुत आम सी बात है हो जाना, क्या कर सकते हैं। इसी में एक और चीज जो हमने करनी शुरू करी थी कि हर एक एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सैक कमिटीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट अफेयर कमिटीज, और HCC ऑनर कोड कमेटी। एक चीज तो जो हम यहाँ पे करते भी हैं वो ये होता है कि हम किसी एक व्यक्ति को पूरे साल के लिए नहीं इलेक्ट करते हैं, हर टर्म में वो लोग बदलते हैं, ताकि हर एक इंसान को मौका बने अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होने का। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, और हम उनके साथ पीयर सपोर्ट कन्वर्सेशंस करते हैं। थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है, थोड़ा सा एक उनको उस माइंडसेट पे लाना होता है कि हमें ये करना है। तो थोड़ा सा हम शायद ज्यादा बोलते हैं, और फिर बाद में हम उनसे ज्यादा सुनने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो हर एक टर्म में, हर एक एजुकेशनल टर्म में हम उन लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। और हर टर्म का एक अलग अलग पहलू भी होता है। जैसे जब वो शुरुआत में आते हैं तो इट इज मोर रिलेटेड टू नोइंग ईच अदर, एडजस्टमेंट इश्यूज। अगर आप देखोगे लास्ट में जब वो जा रहे होंगे तो प्लेसमेंट रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होंगे। तो कम्युनिटी में जो ये स्टूडेंट्स ही हैं वो खुद के लिए भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने बाकी लोगों के लिए भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन, में एक और उदाहरण बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम ये सिर्फ और सच पूछिए तो सिर्फ काउंसलर के पास जाके आप कभी भी अपनी हेल्थ नहीं बना सकते। वो सिर्फ एक क्राइसिस ही है जो आप डील कर रहे हो। और हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें करी, जैसे मूवी वॉचिंग, कि साथ में बैठ के मूवी देखना, या साथ में बैठ के छोटे छोटे वीडियोस देख के उसको डिस्कस करना, या कुछ आर्ट करना, या कुछ कल्चरली जो भी कोई करना चाहता है। एक हमने ये भी बनाया था कि हमने सोशल मीडिया में बनाया था कि आप अपनी वेलबींग के लिए क्या आर्टफुल एक्टिविटी करते हैं, शेयर करिए। तो सब लोग डालने लगे, आज हमने ये किया, ऐसे किया। तो आई थिंक वो सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, बामुकाबले कि आप सिर्फ एक सो जस्ट समिंग इट अप के प्लीज हम लोग को मूव बियॉन्ड करना है कि हम बीमार हैं या नहीं है, हमें अपनी हेल्थ पे फिर भी काम करना है। और आई थिंक एक चीज मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी जो आस्था ने कही कि ये जो घर है ना, जो चीजें हैं उन्हीं को ही हम लोग अगर स्वस्थ कर लेंगे तो उसी से ही हल हो जाएगा। आई थिंक शी सेड इट वेरी सिंपली एंड ब्यूटीफुली। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सज्जोत। अगेन आई फील कि आपने भी जो आपने कहा कि ऑफ कोर्स गोइंग टू थेरेपिस्ट, वेलबींग एक्सपर्ट इम्पोर्टेंट है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। एंड वो एक क्राइसिस, इट्स लाइक पुटिंग अ बैंडेड, इट्स लाइक अ क्राइसिस इंटरवेंशन जब करना हो तो। बट रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एवरीडेनेस में हम वेलबींग कैसे ला सकते हैं, स्टूडेंट्स एक दूसरे की सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एंड शेयरिंग सम वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप इंस्टीट्यूट से, कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन से, विच आई थिंक हम सबको बेनिफिट करेंगे।
and also just the way you said it that movies, art, ये सारे तरीके, ये सारे spaces भी हैं to create that feeling of well-being. I think that has just it's something जो मैं personally भी connect करती हूँ. तो thank you so much for sharing, Sarjot. So time देखते हुए just I feel कि अगर हम एक दो questions उठा लें, क्योंकि I can see कि कुछ questions आए हैं. So एक एक question आस्था, सरजोत, आपके लिए मैं पूछना चाहूंगी. आस्था, आपके लिए क्विक क्वेश्चन आया है that as a development professional, what are some of the best practices we should follow to take care of our own well-being? अगर आप थोड़ा सा उस पे भी बात कर सकें. Well, this is a very broad question, and people can have many different kind of practices. Actually, choose the one that works for you. I can share things that I have seen have worked for me. Is actually staying close to nature, because nature is such a beautiful reminder of how everything is okay. Everything has a deeper intelligence. There is a earthy, होता है ना, बारिश की खुशबू क्यों grounding देती है, चिड़िया की आवाज, मिट्टी की खुशबू, मतलब ये सारी चीजें जो है they're just very powerful. But apart from that, I think gratitude as a practice is very powerful. So like रात में सोने से पहले 3 things that you are grateful for today, or anyone who you are grateful for. If you have a partner along, आप अपने partner के साथ share कर सकते हो, घर में कोई और है, message पे लिख सकते हो, some way of doing that. And the most important one in general is pause. बस रुकना. I think रुकना सबसे बड़ा वेलबींग प्रैक्टिस है आज के जमाने में, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट सेक्टर बोल रही हूँ, क्योंकि हम अपने कंधों पे लेके चले हैं कि हमें दुनिया बचानी है, जो संसार का सबसे बड़ा झूठ है. हमारे कंधों पे दुनिया नहीं बचने वाली, हम दुनिया का हिस्सा हैं. तो आई थिंक वी नीड टू रिमेम्बर दैट वर्ल्ड एग्जिस्ट एंड वी आर इन द वर्ल्ड. आई थिंक वो पॉज और वो साइलेंस के स्पेसेस अपने लिए क्रिएट करना बहुत जरूरी है. बाकी आई एम विलिंग टू टॉक अबाउट इट सेपरेटली इफ एनीबॉडी वांट्स टू, बिकॉज़ इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग टू फिगर आउट. Absolutely. Thank you for sharing, Astha. I think सरजोत जी, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, दो ऐसे क्वेश्चन है जो मैं क्लब करने की कोशिश करूंगी. मेनली आपके लिए क्वेश्चन ये है that how can you make people aware within communities towards mental wellness, and how do you work on mental wellness, और आप कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को, is the question. एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है WHO का, जिस आपको आवाज आ रही है ना? जी एकदम. एक बहुत अच्छा, मैं शुरुआत करूंगी कुछ आपको डेटा भी देने के लिए, ताकि आप उसको भी रेफर कर सकें, क्योंकि अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है. तो WHO का साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का मॉडल हिंदी में भी अवेलेबल है, बहुत अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है. प्लीज उसको देखिए, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है ना, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे हम नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जितना आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और मैं फर्स्ट एड के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ कि हम लोग ये किसी को बता सकते हैं कि भाई तुम्हें बीमार हो, ये हो, बट उसके बाद क्या? तो अगर आप अपने आप को एक फर्स्ट एडर रिस्पॉन्स, एक ट्रियाज रिस्पॉन्स की तरह करेंगे, तो वो जरूरी होगा. कि हमेशा जरूरी नहीं है कि काउंसलर की ही जरूरत है किसी को, राइट? और तो वो एक वो तो मैं जरूर कहूंगी लोगों को पढ़ने के लिए, एंड इट इज ओपन सोर्स, तो आप लोग यूज भी कर सकते हैं, और हिंदी में और बाकी भाषाओं में, तो ये आपको सपोर्ट करेगा. दूसरा, एक और चीज अवेयरनेस की ये भी है कि देखिए, मैं मानती हूँ कि हर जगह हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं है, पर जब जरूरत पड़े हमारे पास कोई कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट. ये जरूरी नहीं, और हमेशा क्राइसिस नहीं होता है, ये भी एक फैक्ट, पर जब हो तो हम उसको भी ध्यान में रखें. आप मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आस्था ही बोल रही थी कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो जरूर ध्यान रखिए. एक, हमारी जिंदगी बनती है, वो सिर्फ मेंटल हेल्थ से नहीं बनती है, हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों से बनती है. तो सबसे पहले हमारा हेल्थ जरूरी होता है. तो जब भी आप अवेयर कराएं, ये बताएं कि अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे वर्क करें तो मेंटल पे भी होगा, मेंटल पे कर रहे हैं तो फिजिकल भी होगा. दूसरी चीज जो लोगों को अवेयर करानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेल बीइंग, वो ये, और वेलनेस ये होनी चाहिए जो आपकी परिवार और रिलेशनशिप की वेलनेस होती है.
परिवार और रिलेशनशिप की वेलनेस, जैसे मैं रिलेशनशिप को अलग इसीलिए रख रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप एक परिवार हो फिर ही, आप एक रिश्ते में भी हो सकते हो फिर भी, तो ये दूसरी वेलनेस आती है। तीसरी आपकी आती है जो आप काम करते हैं, जो भी आप ऑक्यूपेशन है। जब आप स्टूडेंट है तो आपका ऑक्यूपेशन वो है, जब आप कोई काम करने लगते हैं तो वो है आपका ऑक्यूपेशन। जो फोर्थ आती है वो आती है आपका सामाजिक वेलनेस, और थर्ड आती है फाइनेंशियल वेलनेस, क्योंकि हम लोगों ने ये दुनिया इस तरीके से बना ली है। तो जब भी हम वेलनेस को देखते हैं या जब भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं, इन सब चीजों को खुद थोड़ा और अच्छे तौर से समझना पड़ेगा। पर एक इंसान इन्हीं सब चीजों से बना है, एक इंसान की जिंदगी भी इन्हीं सब चीजों से बनी है, और जब आगे बढ़ती है तो इन्हीं सब चीजों से बढ़ती है। तो जब भी एक अफेक्ट होगी तो दूसरा अफेक्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि, और ऐसा नहीं है कि एक अच्छा भी हो सकता है और दूसरा बहुत खराब भी हो सकता है, पर हमें एक इन्हीं का समावेश करना है, इन्हीं का हम लोग को देखना है कि हम कैसे इनका बैलेंस बना के आगे चलें। आई थिंक अवेयरनेस के तौर पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि WHO का करिकुलम या फला फला क्या बोल रहा है, आप अपनी कम्युनिटी को भी ऑल्सो समझे। एक कॉन्टेक्चुअली ड्रिवन प्रोग्राम बनाना भी बहुत जरूरी है। I think that's what the attempt of all the organization who are doing work in this thing, कि वो आप अपनी community को भी सोच के देखिए। जैसे to give you an example, हम लोग बहुत बारी हम लोग ये सुनते हैं कि कई communities में ये बहुत होता है कि भूत चढ़ गया या माता आ गई, तो उस समय हमको किस तरीके से उसको डिजाइन करना है, उसको वो थोड़ा डिफरेंट तौर पे उसका मेंटल इंटरवेंशन है। So yeah, I think that's about it. Anjani, I hope I was about to, I could clear what you were trying to indicate. Absolutely, 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 and much more. Thank you. Thank you for sharing. I know कि हमारा main room में plenary में वापस जाने का time आ गया है. So, but just want to thank everybody कि आप लोगों ने, आस्था, सजोत, आसमा, just for sharing, and I think एक connection बना है आप तीनों के experiences से, insights से, and I think हम जब plenary में जाएंगे तो थोड़ा सा एक sum up तो share करेंगे. But just thank you आप सभी को, जुड़ने के लिए. So we will meet back in the plenary. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक। आई थिंक मैं क्योंकि होस्ट हूँ, तो आई थिंक होस्ट होने का ये प्रिविलेज होता है कि हम सारे रूम्स में जाके देख सकते हैं किस तरह के कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। तो मुझे हर एक रूम का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिला एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे। अगर लोग चैट में थोड़ा एक दो वर्ड्स में शेयर करें कि कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सबको आइडिया भी मिल जाएगा। एंड रूम में किस तरह की बातें हुई हैं, इसका फ्लेवर सबके लिए लाने के लिए ऑल्सो इनवाइट द मॉडरेटर्स कि आप ब्रीफली थोड़ा बता दें कि किस तरह के कॉन्वर्सेशंस हुए रूम में। वसीम जी, आपसे शुरू करें। आप म्यूट पर हैं वसीम जी। बहुत शुक्रिया पूजा। तो हमारे ग्रुप में, हमारे ब्रेकआउट में बड़ी मजेदार बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को एक दूसरे से। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो हमने ये बात की कि वेलबींग को हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है, उसके बारे में चर्चा